योगी आदित्यनाथ ने कल के मतदान के बाद कहा कि भाई बीजेपी को प्रचंड बहुमत आ रहा है, किसी को किसी मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। अपने समर्थकों से कहा कि बिल्कुल उत्साह में रहो, जीत रहे हो चुनाव और बिल्कुल एक तरफा लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब ये तो खैर चुनाव में लोग कहते ही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में, खासकर इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। इस पर हम लोगों को आज चर्चा करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सभाएं मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा लगाई जाती हैं। पूरे देश से योगी आदित्यनाथ की डिमांड आती है हर इलेक्शन के अंदर, ये इलेक्शन में भी यही हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ वहां जाकर के जो आप कह सकते हैं किसी भी आदमी से जुड़ा कोर मुद्दा है, कोर सुरक्षा, उस पर सबसे ज्यादा बात करते हैं कि तुम सुरक्षित, तुम्हारा घर सुरक्षित, परिवार सुरक्षित नहीं तो क्या मतलब, फिर तो किसी सरकार का कोई मतलब नहीं। और बात ये ठीक भी है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योगी आदित्यनाथ की एक सभा के अंदर ऐसी प्रशंसा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जैसे संभाल लिया, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। यूपी की पहचान दंगा माफिया से खत्म करके एक सुरक्षित राज्य की बनाना, ये योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। और प्रधानमंत्री किसी की यूं ही तारीफ नहीं करते। जिस तरीके से वो योगी आदित्यनाथ को पहले की इंडोर्स करते थे और अब एंडोर्समेंट से आगे जाकर के उनको एक किस्म के रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि सरकार चलानी हो तो देखो योगी आदित्यनाथ यूपी में कैसी सरकार चलाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के एक दो बयान आप पहले सुनिए, फिर मैं बात करूंगा आपसे। आप सर जो है ब्रिक्स में मुझे बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी का नैरेटिव बनाने में और प्रचार करने में उनका इस वक्त कोई सानी नहीं है। इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ को सुनिए। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में कल उत्तर प्रदेश की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के जो रुझान हैं वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर माहौल प्राप्त हुआ है वह अद्भुत है, अभिनंदनीय भी है। न केवल देश के अंदर बल्कि आधी आबादी तो पूरी तरह मोदी जी के सुरक्षा के इस मॉडल को अंगीकार कर रही है। और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जहां एक सुरक्षित माहौल के साथ साथ सुशासन का एक मॉडल दुनिया के सामने भारत ने दिया है। तो आपने देखा इसमें भी वो बात सुरक्षा के मॉडल की कर रहे हैं। क्यों इतना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ? देखिए, छवि की बात है। प्रधानमंत्री की छवि जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि आज एक पूरी दुनिया में एक वैश्विक नेता की एक छवि हो गई है। तो वो जो उनकी जो बातें हैं, उनकी जो भाषा है, उनका जो संप्रेषण है, वो पूरे एक ऐसा संप्रेषण आप उसमें दिखेगा जो पूरा ग्लोबल लेवल की चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए, कोई उन पर थोड़ा चीटा किसी ना आए, इन चीज़ों को, उनकी भाषा बहुत ही मर्यादित, संयमित और पूरे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे। जो अमित शाह है जी है, वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल, और जिसको क्रूड पॉलिटिक्स की बात नैरेटिव्स रखना हो, जो हिंदुत्व के सीधे, जो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भारतीय जनता पार्टी की और इस देश का एक बड़ा मानस है, उसको ये लगता रहा है कि इस देश में 1947 के बाद हिंदुओं के साथ अन्याय होते रहा है। उसको लगता है कि इस देश में मुस्लिम एपीचमेंट इतना हो गया है कि ये एक ढंग से कह सकते हैं, जिसे आडवाणी जी ने स्यूडो सेक्युलरिज्म बोला था, लेकिन उसको स्यूडो सेक्युलरिज्म लोग समझता नहीं है। जो जमीन पर जो जनता की भाषा है उसमें उसको ले जाने वाला काम जो है वो योगी जी कर रहे हैं। ये जो माफिया है, ये गैंगस्टर जो है,
ये लोग जो हैं रेडिकल इस्लाम, हम इनको ठंडा करेंगे। ओवैसी जी कह और रहे हैं, ये बात जो मुख्तार है अंसारी की मौत का गम हमारे दिलों में है। बट वो देखिए कोई आकर के नहीं बोलता, और ये योगी जी कह रहे हैं हमने ठंडा कर दिया, हमने उसे ठंडा कर दिया कि उसको जेल से निकलने के बाद पेशाब आ गए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये भाषा जो है वो किसी और से आप नहीं सुन सकते हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये चीजें नैरेटिव सेट करती है। और आप देखेंगे कि चीयर्स जो होगा वो आप देखिएगा जनता के बीच में जब जाते हैं तो लगता है कि जो मन की बात उनकी है। मैं फिर ये कह रहा हूं 2022 का उत्तर प्रदेश का यदि चुनाव आप देखेंगे कि कुछ लोग आकर के बोलना शुरू कर दिए समाजवादी पार्टी से, आने दो सरकार सत्ता में, बता दूंगा, पुलिस वाले को बता दूंगा, थानों को बता दूंगा, आग लगवा दूंगा, सरेआम चौक पर पीटूंगा। तब उनके सामने कौन आदमी दिखा? लगा कि वो बाबा का आना बहुत जरूरी है, बाबा का बुलडोजर, बाबा की ताकत, बाबा का तमंचा, इनको ठंडा वही कर सकता है। और ये मॉडल जो है आज के दिन में मुझे लगता है कमोबेश सारे मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस वाले भी अंदर से कहते हैं, वो भी कहते हैं बाबा मॉडल ठीक है। वो सेकुलरिज्म के वो जो है ना नली उन्होंने लगा रखा है नीचे से ऊपर तक, उसके कारण वो बोल नहीं पाते हैं। आप कह रहे हैं योगी जी वो भाषा बोलते हैं जो जनता सुनना चाहती है। सुनना किसी का मैं एक उदाहरण ये भी बताइएगा साथ में मुझे, इनकी डिमांड क्यों आती है इतनी और कहां से आती है चुनाव में? योगी की डिमांड तो पूरे हिंदुस्तान से आ रही है। सिक्किम जैसे राज्य में कहा जा रहा है कि मोदी के साथ योगी को भी आप चुनाव प्रचार के लिए भेजिए। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में योगी और मोदी की डिमांड आ रही है, आसाम से आ रही है, जम्मू कश्मीर से आ रही योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने और आप 7 साल में आज देखिए लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। और योगी आदित्यनाथ भरी सभा में बोल रहे हैं कि जेल में चले गए, जो जहन्नुम में चले गए, बाकी बचे जेल में गए, और जो बचे वो राम नाम सत्य यात्रा में निकल गए। और फिर योगी आदित्यनाथ चुनौती देते हैं कि कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई माफियागिरी करेगा तो उसे उल्टा टांग देंगे और नीचे से मिर्ची का छोक लगा देंगे, जिससे जिंदगी भर वो गुंडागर्दी न कर पाए। जो रैली में एक मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से इस भाषा का इस्तेमाल करता है, ये बताता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके कितने ज्यादा कठोर है। और उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ से यही चाहती थी कि जो त्रस्त थी वहां के गुंडागर्द से, समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही उत्तर प्रदेश के अंदर। जनता कहती विकास तो होता रहेगा, रोजगार आते रहेंगे, पहले घर की बहू बेटियां सुरक्षित हो जाए, बेटियां सुरक्षित स्कूल जा सके और सुरक्षित घर आ सके। में कल जो वोट पड़ा उसमें कुछ वोट इनका भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, मोदी और योगी का ही वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर। और सबसे मजबूत कड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी तो मजबूत है, लेकिन प्रदेश में कई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी है, जिसके कारण प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारती है। योगी आदित्यनाथ ये हाथ मजबूत करते हैं बिल्कुल, इन्होंने बता दिया देखिएगा मोदी जैसे मजबूत है, जो वैसे योगी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, जो सबसे मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आए हैं। जो बड़े मुद्दे होते हैं जैसे सीएए की बात हुई, एनआरसी का मुद्दा, उस पर आप देखेंगे योगी जी कम बोलते हैं, वहां अमित शाह जी बोलते हैं। जो बड़े आइडियोलॉजिकल मुद्दे होंगे वहां पे नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत की तस्वीर एक रेखांकित करते हैं, विकसित भारत है, ये जो है वो जमीन वाला जो हिंदू मन जो बात चाहता है वो बात आज के दिन में योगी आदित्यनाथ। आप लोग केजरीवाल जी को तो मिस नहीं कर रहे हैं, आज चर्चा नहीं हुई उनकी, रागी जी मिस कर रहे थे, आप खबर लगा दूं? देखिए मैं तो एक ही चीज, नहीं मैं तो एक ही लाइन बोलूंगा, ये आदमी इतना शातिर है, अरे राम राम, ये अपराधी जिसको शातिर अपराधी कहा जाता है, बताइए मतलब वो जेल से छूटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। योगी जी पे तो सब बोल ही रहे हैं, और योगी जी निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का जो चयन था 2017 में, आज वो दिख रहा है कि वो बहुत बेहतर चयन था। जब उत्तर प्रदेश में दूसरे जो नाम थे, आज उनमें से कोई मुख्यमंत्री बना होता तो शायद आज उत्तर प्रदेश की चर्चा इस तरह से नहीं होती। तो योगी का चयन जो नरेंद्र मोदी ने किया वो बहुत शानदार किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर मैं कहूंगा कि उनके साथ दो तरफा अन्याय हो रहा है। एक अन्याय तो भाई जो जिसको खाना पीना है, जेल में बैठे नहीं ये नहीं, ये तो उन्होंने किया है, जो भी गंभीर आरोप है तो जाएंगे ही, उसमें अन्याय नहीं है, वो तो कानूनी प्रक्रिया है। अन्याय ये कि एक तरफ तो ये कि भाई वो कह रहे हैं हमको खाने पीने में दिक्कत है, इंसुलिन दे दो हम खाते रहें, एक तो वो है तो वो दे देना चाहिए। दूसरा उससे बड़ा अन्याय है कि अगर इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल हैं, खाने पीने से ज्यादा तनाव आदमी को परेशान करता है,
फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर एक राज्य का तनाव उनके सर पर दिया है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सबसे पहले किसी नए मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिए, अरविंद जी को इस तनाव से मुक्त करना चाहिए, ये ठीक नहीं। और सीरियस नोट, देखिए ये तो कल से मुद्दा चल ही रहा है ना कि क्या वो उनकी शुगर लेवल बढ़ रही है, ईडी ने कह दिया ये खाना ही ऐसा खा रहे हैं, घर वाले ऐसा खाना भेज रहे हैं इसलिए उनकी शुगर बढ़ रही है। वो कह रहे हैं मुझे इंसुलिन दो, नहीं, लेकिन उनकी सफाई आ गई है कि प्रसाद के रूप में हमने इन्होंने कहा वो प्रसाद था। आम आदमी भी पार्टी के एक वकील ही ने बात यही कहा, है। केजरीवाल के वकील ने, कि ये ईडी जो कर रही है ये सरासर एक किस्म से मतलब छवि खराब करने वाली बात है। प्रसाद में आ गया पूरी नहीं, पूरी लेकिन एक दिन आ गया, उल खा छवि लिया, तो आलू खा किसी लिया। की, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उनके किसी के भोजन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी लेने के चाहिए। लिए शुगर बढ़ा रहे हैं किसी के भोजन पर कोई टिप्पणी नहीं कीजिए, भाई इंसुलिन दे दीजिए उनको, लेकिन मूल बात यही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जेल में क्यों बैठे रहना, कौन सा लोभ है, कौन सा लालच है, कितना नीचे आदमी को गिर जाना है, नैतिकता को घोल के पी जाना है, ये ठीक नहीं। उनकी पार्टी ये कह ये रही है किसी को ठीक नहीं लगातार लगता। केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश है। क्यों? जेल में दवा नहीं देंगे, मैं फिर वही कह रहा हूं, खाने पर ऐतराज करेंगे, क्या करेगा? तिहाड़ जेल प्रशासन तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है या किसके अंतर्गत आता है? दिल्ली सरकार के। तो अगर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री, वहां उसको खाना और दवा नहीं दिया जा अफसर रहा। किसके हैं? मैं कहता रहा हूं उसको खाना और दवा नहीं दिया जा रहा। अफसर किसके हैं जी बताइए ना। न्यायालय निगरानी कर रहा है ना। मैं वही कह रहा हूं, ये इस तरह का टेंट्रम, मैं फिर से कह रहा हूं, ये खतरनाक है। जो क्या कल अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ये बोला इनके वकील के मार्फत, आप मत दीजिए मुझे खाना, इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं खाना खा रहा हूं घर का, मुझे कोर्ट ने लाओ। मैं यही तो कह रहा हूं भाई, इसीलिए और जो ज्यादा आरोप लगता है सब जमानत के लिए हो रहा जो है। जेल में खिलाते हो इसीलिए और आरोप लग रहा है सब जमानत के लिए, वरना ये करने की जरूरत मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के साथ क्यों नहीं हुआ, संजय सिंह के साथ क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, कोई भी कोई डायबिटिक है। अरे वो लोगों को नहीं बीमारी नहीं थी, सत्येंद्र जैन को तो बीमारी की वजह से बाकायदा जमानत मिली थी। वो मसाज करा रहे थे तो वो पसंद नहीं आया नहीं, आपको? मैं तो कह रहा हूं वो कुछ भी करा है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इतनी अनैतिकता ठीक नहीं। राहुल जी एक मिनट। इसमें दो तीन चीज़ें जो कोर्ट में देखने को मिली हैं वो साफ है। देखिए, पहले तो मैं ये मानता हूं कि ईडी का कोई लेना देना नहीं है, वो क्या खा रहे हैं। सही बात है, ये ईडी क्यों बोली? ठीक है, ये लेना है जेल प्रशासन का, और जेल प्रशासन इसको कोर्ट लेके जा सकता है। अगर आपने प्रोसीडिंग्स उसको ध्यान से देखी हो तो जेल प्रशासन का वकील भी वहाँ पे है, उन्होंने एम्स से भी बाकायदा जो है एक डाइट चार्ट लिया था। उनका जेल प्रशासन का ये कहना बिल्कुल सही है कि भाई ये डाइट चार्ट जो है इसके हिसाब से उनको खाना लेना चाहिए। और देखिए, अगर वो मिठाई खा रहे हैं और आम खा रहे हैं, बाकी सब खा रहे हैं, तो नेचुरली शुगर शूट होगी, तो उसके लिए दवाई जो है वो दी जा सकती है। दूसरा, इंसुलिन की बात आई, इंसुलिन की बात आई तो इंसुलिन काफी समय से अरविंद केजरीवाल, ये भी कोर्ट में रखा गया, वो छोड़ी हुई थी। जनवरी में शायद या फरवरी में एक बार उन्होंने इंसुलिन दी थी, तो ये इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम पर थे, रिवर्सल प्रोग्राम पे थे, तो नेचुरली इंसुलिन की कोई बात अब नहीं, मैं लेकिन डॉक्टर मॉनिटर कर सकता इलेक्शन है। की बात करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल चुनाव के बीच में जेल में बंद हैं, जाहिर है उनकी पार्टी तो सफर कर रही है ना नेचुरली। दिल्ली में, आपको कुछ इसका असर दिखाई देता है? देखिए, वोटिंग किस तरह से होगी, लोग क्या सोचेंगे इस सब को लेकर, अभी ये प्रचार सारी की बात चीजें। कर रहा हूं मैं, ये प्रचार की बात कर देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। लोग जो हैं दिल्ली में, वैसे भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बाहर से आते हैं, बाहर चले जाते हैं। दिल्ली के लोग वैसे भी ऐसे कोई बहुत ज्यादा इस बारे में मशहूर नहीं है कि लेकिन बहुत ज्यादा अगर वोट दिल्ली करते में हैं। केजरीवाल का लेकिन समर्थन तो है, बिल्कुल है। और अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आपके मुख्यमंत्री को जेल में मारा जा रहा है उसको, तो इसका कुछ तो रिएक्शन होगा। देखिए, केजरीवाल का वोट कहाँ से आता है? केजरीवाल का वोट आता है उन बस्तियों से जो कि थोड़े लोअर तबके की बस्ती, और पंजाब की भी बात जोड़ो इसमें। मैं कह रहा हूँ लोअर तबके की बस्तियां हैं, थोड़ा पंजाबी वोट भी उनको पड़ता है, ये सारे वोट उनके हैं। अगर देखने में, जब दिल्ली में वोटिंग होगी तो ये देखने में जब आएगा कि वहां से क्या बहुत ज्यादा वोटर जो है वो वोट करने जा रहा है, वहां पे परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा है, तब समझ आएगा कि केजरीवाल के फेवर में वोट हुआ कि नहीं। नहीं, ऐसी आवाजें सुनने लगे हैं हम कि लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी की ऐसी क्या खता है, इतनी भी क्या खता है अरविंद केजरीवाल की। देखिए, केजरीवाल के लेके मैं दो बात का जिक्र करूंगा। अभी कल किसी 2 दिन पहले मैं आम आदमी पार्टी के एक नेता से बात कर रहा था, तो मैंने कहा केजरीवाल जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तो सरकारी मकान भी छोड़ना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए थे, और दिल्ली के अंदर विधायकों को मकान नहीं मिलता है, तो केजरीवाल को फिर अपने मकान में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री पद भी जाएगा, लेकिन जिस मकान में केजरीवाल ने करोड़ों रुपए लगाया है, एक बड़ा बंगला बनाया है, वह मकान भी उन्हें खाली करना पड़ेगा। आपको आम आदमी पार्टी के नेता ने एक नेता ने बताया दिनों से चल कि भी रहा वो है। मकान खाली नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि कानून है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पद छोड़ते 60 दिन के अंदर मकान खाली करना पड़ता है दिल्ली के अंदर। तो 60 दिन में केजरीवाल को मकान खाली करने पड़ेगा, और चूंकि दिल्ली में विधायकों को मकान मिलता नहीं है, तो केजरीवाल विधायक रहेंगे तो कोई मकान मिलेगा नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री का मकान नहीं है तो फ्लैट में उन्हें गाजियाबाद शिफ्ट होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने जो उपलब्ध होगी, नहीं, बड़े इतना मकान, अब घर के लिए आदमी इतना बड़ा मकान जो बनाया है उसका सुख तो परिवार लेगा ना। इतना अर्जित कर चुके हैं कि सिविल लाइंस में उनको कोई भी मकान दे देगा। मकान मिलता है तो ऐसा नहीं होगा कि कोई मंत्री केजरीवाल एक्स सीएम को कुछ तो मकान लेकिन सर, इस मकान में जो करोड़ों रुपए जिस मकान में लगा है अरविंद केजरीवाल ने, उसका सुख परिवार तो कम से कम ले, अरविंद केजरीवाल नहीं ले पा रहे, तो ये नहीं छोड़ेंगे। दूसरा वोट बैंक की बात है, तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक पूरे दिल्ली से आया था। अगर 70 में से आम आदमी पार्टी अगर 63 सीट जीत रही है और दिल्ली के सिविल लाइन जैसे रिच एरिया में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत रही है, तो पूरी दिल्ली ने उनको वोट दिया बिल्कुल दिया। लेकिन यह तय है कि 2024 में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कोई सहानुभूति नहीं मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो 2014 और 2019 में जो 7 सीटें जीती थी, वैसे ही 7 सीटें दिल्ली में बड़े आराम से जीतने जा रही है। हाँ, मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रागी जी, आपके फेवरेट सब्जेक्ट? नहीं, मैं तो ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगा, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 7 के 7 डीजे। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी जैसी अराजक पार्टी का इस देश की राजनीति में कोई अस्तित्व तो नहीं रहना चाहिए। मैं तो इस चीज़ से ही दुखी हूँ कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के जेल में जाते ही अमेरिका से, जर्मनी से, यूएन से आता है। इसका मतलब कोई न कोई ऐसी बड़ी विदेशी ताकत है जो इस प्रकार की राजनीति को नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। आम आदमी और पार्टी की इसकी देश की यात्रा राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक। देखिए, अरविंद केजरीवाल अराजक राजनीति से की पैदाइश है, अराजक राजनीति की, और वो अराजकता ही उनको यहाँ तक शिखर तक ले गई है। एक लाइन सिर्फ देखिए, कहानी कुर्सी की में आप ले आए अरविंद जी को, ऐसे ही बस हाल है। अब उनको स्वाभाविक तौर पर खबरों में नहीं है, उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें इसी वजह से हो रही हैं, चर्चा बनी रही है। इसके अलावा आउट ऑफ साइट, बिल्कुल आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड है। अगर नहीं होते तो आपको दिख रहा होता, खबर आप छोड़ नहीं पाते, कहानी कुर्सी की शुरुआत करनी पड़ती, अंत में बड़ी मुश्किल से डालना पड़ रहा है। अब केजरीवाल जी कितने रेलेवेंट रहेंगे इस चुनाव में, कितना असर रहेगा, ये तो हमको जब दिल्ली पंजाब की बारी आएगी वोट की तब पता चलेगा। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, राहुल जी, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी बहुत शुक्रिया आज कहानी कुर्सी की में आने के लिए।